नमस्कार। आज हम उस पूरे सफर को ट्रेस करेंगे जहां एक भयंकर आर्थिक संकट ने एक राजशाही को ध्वस्त कर दिया, रेन ऑफ टेरर जैसी भयावह स्थिति पैदा की और अंत में एक मिलिट्री डिक्टेटर के उदय का कारण बना। तो चलिए इस क्रमबद्ध सफर पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स से, फिर आएगा द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन, उसके बाद फॉल ऑफ द मोनार्की, द रेन ऑफ टेरर, वहां से द राइज ऑफ नेपोलियन और आखिर में देखेंगे द रेवोल्यूशंस ग्लोबल लेगेसी। देखते हैं कैसे हर एक घटना ने सीधे तौर पर अगली तबाही को जन्म दिया। पहला पड़ाव, द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के आखिर में, जहां एक कठोर राजशाही पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी और जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी थी। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो तस्वीर साफ होती है। विदेशों में दशकों तक चले महंगे युद्ध जैसे 7 इयर्स वॉर और अमेरिकन रेवोल्यूशन, और ठीक उसके बाद 1788 में फसल का पूरी तरह बर्बाद होना, इन सब ने मिलकर देश को आर्थिक बर्बादी की ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आम इंसान की आमदनी का 80 से 90% हिस्सा सिर्फ एक वक्त की रोटी यानी ब्रेड खरीदने में ही निकल जाता था। और इस पर उस वक्त के सामाजिक ढांचे की कमजोरियां सोचिए। एक छोटा सा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, क्लर्जी और नोबिलिटी, जो पूरी आबादी का सिर्फ 2% थे, उनके पास 35% जमीन थी और सबसे बड़ी बात, वो लगभग टैक्स फ्री थे। दूसरी तरफ थी थर्ड एस्टेट, यानी बाकी बची हुई 98% जनता, जो पूरे देश के टैक्स का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा रही थी। अब इस घाटे का गणित समझिए। फ्रांस प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका था। देश पर 5 बिलियन लीवरेज का राष्ट्रीय कर्ज था। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि सरकार के सालाना बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही स्वाहा हो रहा था। लेकिन इस खड़वाई सच्चाई को छुपाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जाक नेकर ने एक गजब का खेल खेला। उन्होंने एक फर्जी बजट सरप्लस छाप दिया। ये एक ऐसी क्रिएटिव अकाउंटिंग फ्रॉड थी जिसमें युद्ध के सारे खर्चों को दबा दिया गया था। लेकिन झूठ आखिर कब तक छुपता? जब सरकार को नया कर्ज मिलना बंद हुआ और पूरा क्रेडिट सिस्टम फ्रीज हो गया, तो हकीकत सामने आ गई, जहां एक्चुअल डेफिसिट और उनके दावे में जमीन आसमान का अंतर था। और यही आर्थिक पतन हमें लाता है दूसरे पड़ाव पर, द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन 1789, वो साल जिसने देश को पलट कर रख दिया। मई 1789 में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई, जहां से पैदा हुए पॉलिटिकल डेडलॉक ने आगे चलकर हिंसा का रूप ले लिया। जून में डेप्यूटीज ने मशहूर टेनिस कोर्ट ओथ ली और जुलाई आते आते पेरिस की एक आक्रोशित भीड़ ने गन पाउडर के लिए बैस्टिल के किले को फिजिकली तोड़ डाला। बात यहीं नहीं रुकी। अगस्त तक आते आते सदियों पुराना फ्यूडलिज्म या सामंतवाद बस एक ही रात में खत्म कर दिया गया। अब यहां जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था रॉयल एब्सोल्यूटिज्म से मानव अधिकारों की तरफ जाना। अगस्त 1789 की ऐतिहासिक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन का पहला आर्टिकल इस नई आजादी की आत्मा को पूरी तरह से समेट लेता है। एक ऐसा विचार जो दुनिया भर के सदियों पुराने नियम और सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फॉल ऑफ द मोनार्की। एक नया संविधान लिखना शायद आसान था, लेकिन उस राजा के साथ शासन चलाना लगभग नामुमकिन, जो गुप्त रूप से वापस अपनी एब्सोल्यूट पावर चाहता था। देश कितनी तेजी से रेडिकलाइज हो रहा था, ये कार्यक्रम खुद बयां करता है। जून 1791 में लुइस 16 और उनके परिवार का छुपकर देश छोड़ने का नाकाम प्रयास, इसने जनता का बचा खुचा भरोसा भी तोड़ दिया। इसका नतीजा सीधा विदेशी युद्ध में निकला। भीड़ ने ट्यूलरीज महल पर हमला कर दिया और सितंबर 1792 आते आते राजशाही को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। सोचिए क्या माहौल होगा। विदेशी सेनाएं आक्रमण कर रही हैं, पेरिस की गलियों में डर और पैरानोया फैला हुआ है। ऐसे में भीड़ को डर सताने लगा कि कहीं कैदी जेल तोड़कर काउंटर रेवोल्यूशन ना कर दें। और इसी पैनिक ने जन्म दिया निर्मम सितंबर मैसेकर्स को, जहां पेरिस में 1200 से ज्यादा कैदियों को बेरहमी से मार दिया गया। नए रिपब्लिक की स्थापना एक बेहद हिंसक मोड़ पर खड़ी थी। चौथा पड़ाव, द रेन ऑफ टेरर।
संवैधानिक दौर अब दम तोड़ चुका था और इस कहानी के सबसे बदनाम, सबसे खूनी अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। 1793 की शुरुआत में राजा लुई 16 को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके तुरंत बाद क्रांतिकारी सरकार ने इमरजेंसी का हवाला देकर नागरिक अधिकारों को ही सस्पेंड कर दिया। उनका सिर्फ एक मकसद था, देश के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करना, एक सिलसिला जो 1794 में रोबेस्पियर की खुद की मौत तक लगातार चलता रहा। इस प्योर दौरान जैकोबिन नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा को बड़े ही डरावने तर्क के साथ जस्टिफाई किया। उन्होंने आदर्शवादी सद्गुण यानी वर्च्यू को सीधे तौर पर आतंक यानी टेरर के साथ जोड़ दिया। उनका मानना था कि देश को शुद्ध करने के लिए हिंसा सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि वो न्याय का ही एक सच्चा रूप है। और इस पूरे टेरर के पीछे जो कानूनी ताकत थी, वो थी लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स। ये इतना अस्पष्ट और अजीब कानून था जिसने मास अरेस्ट को बिल्कुल नॉर्मल बना दिया। अगर सरकार को लगता कि किसी में क्रांति के लिए पर्याप्त उत्साह नहीं है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था। नतीजा, लगभग 3 से 5 लाख आम नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया। गिलोटीन अब एक हाई वॉल्यूम पॉलिटिकल टूल बन चुका था। यहां आकर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। अमीरों और पादरियों के खिलाफ इतनी नारेबाजी के बावजूद जिन लोगों को टेरर के दौरान गिलोटीन पर चढ़ाया गया, उनमें से 70% से ज्यादा दरअसल आम किसान और मजदूर थे। यानी क्रांति जिनकी भलाई के लिए शुरू हुई, वही लोग इसका सबसे बड़ा शिकार बन गए। 5वां हिस्सा, द राइज ऑफ नेपोलियन। देखिए, हर आतंक की एक उम्र होती है। 1794 में रॉबेस्पियर के एग्जीक्यूशन के साथ टेरर तो खत्म हो गया, लेकिन पीछे रह गई एक टूटी फूटी सरकार और एक थकी हारी जनता। क्रांति के इस दशक के आखिरी सालों में दी डायरेक्टरी नाम की एक सरकार सत्ता में आई, लेकिन भयानक आर्थिक बर्बादी और हाइपर इन्फ्लेशन के आगे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना इस सरकार के बस की बात नहीं रही थी। आर्थिक हालात किस हद तक खराब थे, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। सरकार ने युद्धों को फंड करने के लिए अपनी करेंसी असाइनेट इतनी बेहिसाब छापी कि उसने अपनी 99% से ज्यादा वैल्यू खो दी। परचेजिंग पावर 1790 के 96% से गिरकर 1795 में 0.5% रह गई थी। यानी लोगों की पूरी जमा पूंजी सिर्फ कागज के रद्दी टुकड़ों में बदल गई। सत्ता का ये खालीपन और जनता की आर्थिक निराशा, ये माहौल जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एकदम परफेक्ट था। सरकार पर से पब्लिक का ट्रस्ट पूरी तरह उठ चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए नवंबर 1799 में नेपोलियन ने एक मिलिट्री कू अंजाम दिया। उन्होंने कानूनी समानता तो बनाए रखी, लेकिन द डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और एब्सोल्यूट पावर को अपने हाथों में लेकर एक नया अथॉरिटेरियन कंट्रोल स्थापित कर दिया। और अब आखिर में द रेवोल्यूशंस ग्लोबल लेगेसी, क्रांति का यह 10 साल लंबा कियोटिक सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव छोड़ा, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। सच तो यह है कि इस क्रांति ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एब्सोल्यूट मोनार्की और सदियों पुराने सामंतवाद को ध्वस्त करके इसने आधुनिक सेक्युलर कानून दिए और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। इसी दौर ने आइडियोलॉजिकल पर्जेस, मास कंस्क्रिप्शन और टोटल वॉर का एक बहुत ही भयावह ब्लूप्रिंट भी दुनिया को दे दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम आगे ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे बनाएं जहां भाईचारा आतंक का रूप ना ले ले। आज़ादी और समानता जरूर आनी चाहिए, लेकिन उन्हें बचाने वाले गार्ड्स ही देश के जल्लाद ना बन जाएं। ये कैसे तय होगा, इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद।